हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचिंग मेंटर शिवम राज सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे कि एरर्स क्या होते हैं, हम लोग जानेंगे एरर के कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में और हम लोग जानेंगे कि हम कैसे एरर को ऑकर होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन है ये दोनों बिल्कुल सेम टर्म है एंड इनकी मीनिंग भी बिल्कुल सेम है, बट इसका उल्टा ही एक्चुअल में एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एक दूसरे से बिल्कुल अलग टर्म्स होते हैं एंड इनकी जो डेफिनेशन और मीनिंग होती है वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। अब हमारे लिए इन दोनों टर्म्स को डिफाइन कर लेना और इनके बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्रिवेंट करने वाले हैं। इसलिए इन दोनों चीज़ों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स की डेफिनेशन को जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज टू द एक्चुअल वैल्यू। मतलब कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें पाई की वैल्यू को निकालना है जो कि 3.14 होती है, तो इसे निकालने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने एक ग्लास को लिया एंड उस ग्लास के डायामीटर को उसके सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर दिया। अब हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो 3.15 भी हो सकता है या फिर 3.13 भी हो सकता है। वो जो रिजल्ट है वो पाई के एक्चुअल रिजल्ट से कितना ज़्यादा सिमिलर है ये हमारी एक्यूरेसी को बताता है। लेकिन वहीं पर जो प्रिसीजन है ये हमें बताता है कि हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू आर टू ईच अदर। अब हमने इस पाई की वैल्यू को निकालने के लिए 4 अलग अलग साइजेस की सर्कुलर ऑब्जेक्ट को लिया एंड चारों में हमने जो रिजल्ट निकाला वो एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमारा जो रिजल्ट आया वो 3.15 आया, सेकेंड के अंदर हमारा जो रिजल्ट आया वो 3.1346 आया, थर्ड में हमारा रिजल्ट 3.17 आया, फोर्थ में हमारा रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट 3.14 आया एंड फिफ्थ में हमारा जो रिजल्ट आया वो 3.1695 आया। अब इन पांचों रिजल्ट्स के अंदर हमारे सारे रिजल्ट में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, वो एक दूसरे से कितने ज़्यादा सिमिलर हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रिसीजन कहते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से इसे और डिटेल में और अच्छी तरह समझ लेते हैं। बचपन में आपने वो डार्ट वाला गेम तो ज़रूर खेला होगा जिसमें एक बोर्ड रहता है एंड उस बोर्ड के येलो पॉइंट के अंदर हमें डार्ट को थ्रो करना होता है एंड अगर हमारा उस येलो पॉइंट के अंदर डार्ट लगता है तो हम जीत जाते हैं। अब इस सेम एक्सपेरिमेंट को हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। हमने 4 डार्ट्स लिए एंड उन 4 डार्ट्स को 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अंदर 4 अलग अलग सिचुएशंस के अंदर उस बोर्ड पर थ्रो किया एंड जिसमें 4 अलग अलग रिजल्ट्स आए। अब इन चारों रिजल्ट से हम लोग अच्छी तरह समझेंगे कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होती है। सबसे फर्स्ट टाइम हमने जब डार्ट्स को उस बोर्ड पर थ्रो किया वो सारे डार्ट्स बिल्कुल उस येलो पॉइंट के अंदर चले गए एंड वो सारे डार्ट एक साथ भी थे। इस रिजल्ट के अंदर हमें ये देखने को मिला कि हमारी एक्यूरेसी भी हाई थी एंड हमारी प्रिसीजन भी हाई थी, क्योंकि वो सारे डार्ट्स उस येलो डॉट के अंदर भी थे एंड वो एक साथ भी थे, इसलिए हमारी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों हाई थी। अब सेकेंड कंडीशन के अंदर वो सारे डॉट्स एक साथ तो थे बट वो उस येलो पॉइंट से बहुत ही दूर थे। अब इस सिचुएशन के अंदर हमारी जो प्रिसीजन है वो तो हाई है, क्योंकि ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज है, बट हमारी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही लो है, क्योंकि
हमने उस येलो रीजन से काफ़ी ज़्यादा दूर में उन डार्ट्स को थ्रो किया है एंड वो काफ़ी ज़्यादा दूर में पुट हुए हैं, इसलिए हमारी एक्यूरेसी लो रहेगी बट हमारी प्रिसिजन हाई रहेगी। अब थर्ड सिचुएशन के अंदर वो सारे डार्ट्स उस येलो रीजन के आसपास तो हैं बट एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। अब ऐसी सिचुएशन में उस येलो रीजन के पास होने की वजह से हमारी एक्यूरेसी हाई होगी बट वो सारे डार्ट्स एक दूसरे से दूर हैं, मीन्स हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो एक दूसरे से दूर आएगी, उनकी जो डिस्टेंस होगी वो एक दूसरे से बहुत ही अलग होगी, जिसकी वजह से हमारी जो प्रिसिजन होगी वो डाउन चली जाएगी, वो लो रहेगी। बट थर्ड रिजल्ट के अंदर हमने देखा कि ये जो सारे डार्ट्स हैं वो उस येलो रीजन से भी बहुत दूर हैं एंड वो एक दूसरे से भी बहुत दूर हैं। सो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमारी एक्यूरेसी भी लो है क्योंकि येलो पॉइंट से तो दूर ही हैं एंड हमारी प्रिसिजन भी लो होगी क्योंकि वो सारे डार्ट्स एक साथ नहीं हैं। सो इन चार सिचुएशन से हम लोग समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एरर्स के बारे में। सो सबसे पहले हम एरर्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। सो एन अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे रहते हैं सो उनका जो मेजरमेंट आता है, जो वैल्यू आता है, उसमें कुछ गड़बड़, कुछ अनसर्टेनिटी को हम लोग एरर्स कहते हैं। अब एरर्स भी बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से या बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की वजह से भी होते हैं। एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी विच इज बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यू आर हैज़ एन एरर। अब जैसे कि हमने फिर से उस सर्कुलर पाई का एग्जाम्पल लिया, हमने एक ग्लास को लिया एंड उसकी पाई की वैल्यू निकालने के लिए उसकी सर्क्यूमफ्रेंस से फिर से उसका डायमीटर डिवाइड कर लिया। अब हमारी जो वैल्यू आई वो 3.14 से हमेशा थोड़ी सी डिफरेंट ही आएगी, वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं आने वाली है, जिसके वजह से हमने ये प्रूव कर लिया। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आया कि जितनी भी मेजर्ड वैल्यू रहती है उससे हमेशा हमारा एक्सपेरिमेंट वैल्यू अलग रहेगा, वो कभी भी सिमिलर एंड एक्यूरेट नहीं हो सकता है। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर्स की। एरर को किन अलग अलग टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया जा सकता है। सो सबसे पहला होता है सिस्टमैटिक एरर्स एंड सेकंड होते हैं रैंडम एरर्स। अब इन दोनों के बारे में भी हम लोग एक एक करके डिटेल के अंदर जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें सिस्टमैटिक एरर्स की। सो सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स विच हैज़ एन यूनिफॉर्म इफेक्ट टू द रिजल्ट। मीन्स वैसे एरर्स जिनका एक यूनिफॉर्म इफेक्ट रहता है अपने रिजल्ट के ऊपर, उससे हम लोग सिस्टमैटिक एरर्स कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए हमने एक स्केल को लिया एंड उसमें से अगर मैंने आपको कहा कि आपको 3 सेंटीमीटर की रेंज को डिवाइड करना है, आपको दिखाना है, सो आप इजीली उस 3 सेंटीमीटर की रेंज को दिखा देंगे। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 3.15 सेंटीमीटर को नोट करना है उस स्केल के अंदर, सो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी 3.15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को नोट करने के लिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में वहाँ पर 3.1, 3.2 तक आप इजीली डिनोट तो कर सकते हैं, बट उस स्केल के अंदर 3.15 आप बिल्कुल एक्यूरेटली डिनोट नहीं कर सकते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, आप सिर्फ ये कोशिश कर सकते हैं कि मेरा आंसर एक्यूरेट आए। यहाँ पर आप एक एवरेज अंदाज़ा लगाएंगे कि वो जो आंसर होगा वो 3.1 और 3.2 के बीच में ही आएगा, इसलिए आप एक एवरेजली, आप एक कोइंसिडेंटली उस एरिया को मार्क करेंगे एंड जिसके चांसेस हो सकते हैं कि शायद आपका जो एरिया होगा वो गलत भी हो सकता है, आपने जिस जगह पर मार्क किया है हो सकता है कि वो रॉन्ग भी हो। सो ऐसे सिचुएशन में जब भी ऐसी कोई कंडीशन ऑकर होती है, सो ऐसी सिचुएशन को हम लोग सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। अब सिस्टमैटिक एरर्स अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकते हैं, उन रीजंस को हम लोग देख लेते हैं। सो पहला रीजन है इंस्ट्रूमेंटल एरर।
अब हमने जो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया, हो सकता है उस इंस्ट्रूमेंट में ही कोई कमी हो, जैसे कि हमने स्केल को यूज़ किया। अब स्केल के अंदर 3.15 लेंथ डिनोट करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है। सो ऐसी सिचुएशन में हम इसे डिनोट नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए ये हमारी इंस्ट्रूमेंट की लैक की वजह से हमारी मिस्टेक होने की चांसेस होते हैं। फिर सेकेंड रीज़न होता है इनपरफेक्शन ऑफ टेक्निक्स। अब हमने जिस टेक्निक को यूज़ किया है, हो सकता है कि वो टेक्निक ही गलत हो। जैसे कि बहुत लोगों की आदत रहती है कि वो थर्मामीटर को अलग तरीके से देखते हैं। बहुत लोग थर्मामीटर को स्ट्रेट करके देखते हैं, बहुत लोग उसे डाउन करके रखते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है हमें जो टेम्परेचर दिखाई देता है वो अलग दिखाई दे। अब बहुत लोग थर्मामीटर को आर्मपिट के अंदर लगाते हैं, बहुत लोग उसे टंग के अंदर लगाते हैं एंड टेम्परेचर मार्क करते हैं। सो हमें हमेशा ये देखने को मिलता है कि टंग के जो टेम्परेचर रहता है वो आर्मपिट से हमेशा ज़्यादा रहता है। इसलिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करके भी हमारा रिजल्ट अलग आ सकता है, हमारा वैल्यू अलग आ सकता है। इसलिए अगर हम जिस टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं उसी टेक्निक पर हमें बने रहना होगा एंड उसे ही लगातार कंटिन्यूअसली यूज़ करना होगा। अब इसका थर्ड रीज़न हो सकता है पर्सनल एरर्स। अब कई बार हो सकता है हमसे ही कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, प्लस में, माइनस में, डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में ऐसी कोई मिस्टेक हो जाए जिसकी वजह से हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए उसकी एक्चुअल वैल्यू से। अब हम इन सारे अलग अलग रीज़न से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम इन सिस्टमेटिक एरर्स को होने से रोक सकते हैं। सो इनके प्रिवेंशन के लिए हम लोग बेसिकली 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला है सेलेक्ट बेटर इंस्ट्रूमेंट। अब हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा जिसके अंदर 3.15 सेंटीमीटर को भी नापने के लिए, उसे भी डिनोट करने के लिए कोई पॉइंट हो। इसलिए हमें सही इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा अगर हमें उस एक्सपेरिमेंट को सही तरीके से परफॉर्म करना है। फिर सेकंड होता है इम्प्रूव मेजरिंग टेक्निक। हमने जो मेजरिंग टेक्निक को यूज़ किया है उसे भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा मेजरिंग टेक्निक अच्छा है, कौन सा मेजरिंग टेक्निक खराब है, हमें किस मेजरिंग टेक्निक से एक्यूरेट आंसर मिलने के चांसेस ज़्यादा हाई हैं और किस मेजरिंग टेक्निक का अगर हम यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि हमारा आंसर बहुत ही एक्यूरेट ना आ पाए। हमें इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब थर्ड स्टेप है फॉलो प्रिकॉशंस वाइल मेजरिंग। जब भी हम मेजर कर रहे हों किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी आइटम को, या फिर अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हों, सो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं हमसे ही ऐसी कोई मिस्टेक ना हो जाए जिसकी वजह से हमारा जो वैल्यू है, हमारा जो आंसर है वो गलत आ जाए। सो अगर हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे सो हो सकता है कि हमारा आंसर गलत ना हो और हमारे आंसर के अंदर, हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर सिस्टमेटिक एरर्स होने के चांसेस बहुत ही लो हो जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग रैंडम एरर्स की। सो इसकी डेफिनेशन होती है दोज एरर विच आर अनप्रिडिक्टेबल, जिनकी कोई प्रिडिक्शन ही नहीं होती है, जो कि अनप्रिडिक्टेबली हो जाते हैं कुछ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से या फिर कुछ दूसरे रीजंस की वजह से ये अनसर्टेनिटी के कारण हो जाते हैं। दे आर अराइजेस ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल रीजंस। जैसे कि अगर आप कई बार वोल्टेज को नाप रहे होते हो, अब वोल्टेज को मेजर करते टाइम अगर अचानक से आपके घर की वोल्टेज चेंज हो जाती है या फिर आपकी लाइन कट हो जाती है, सो ऐसी सिचुएशन में ये तो एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है जो कि होने के चांसेस अलग ही हैं, जिनके चांसेस बहुत कम होते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में आपका जो वोल्टेज होता है उसकी मेजरिंग अलग आ जाएगी जो कि आपकी एक्सपेक्टेड मेजरिंग से अलग होती है। लेकिन वही दूसरे सिचुएशन में अगर आप सही तरीके से प्रिकॉशंस का यूज़ करते हैं एंड अगर आपका वोल्टेज भी बिल्कुल सही रहता है, सो आपका जो आंसर आएगा, जो आपके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आएगा, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट ही आएगा। सो ऐसे कुछ अनप्रेडिक्टेबल रीजंस हो जाते हैं कई बार, जिसकी वजह से हमारा आंसर बहुत सारे टाइम्स रॉन्ग हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लीस्ट काउंट एरर्स के बारे में। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर
इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट एरर। अब एक बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उससे हम लोग लीस्ट काउंट एरर बोल सकते हैं। अब अगर हम फिर से एक स्केल का एग्जांपल ले, सो वो स्केल ज़्यादा से ज़्यादा 0.01 मीटर्स तक ही नाप सकती है, उसे मेजर कर सकती है। अगर हम उससे छोटी क्वांटिटी को मेजर करना चाहें सो उसे मेजर करना पॉसिबल नहीं है। वैसे पर हम एवरेजली अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिर्फ हम लोग अंदाजे से ही उस आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। बट इस सिचुएशन में हमारे पास कोई एक्यूरेट आंसर नहीं होता है, कोई एक्यूरेटली ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है जो कि उसे एक्यूरेटली नाप पाए। सो अगर इससे बचने के लिए हमें एक एक्यूरेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा जिसके अंदर लीस्ट काउंट एरर्स होने के चांसेस नहीं हो। लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट की लैग की वजह से या उसके अंदर कुछ गड़बड़ी की वजह से जो एरर्स आते हैं उससे हम लोग लीस्ट काउंट एरर्स कहते हैं। टू मिनिमाइज लीस्ट काउंट एरर्स टेक सेवरल ऑब्जर्वेशन एंड देन टेक द एवरेज। अब अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की लैग है सो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट का आंसर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस आंसर का सेवरल टाइम्स ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, सेवरल टाइम सेम एक्सपेरिमेंट को डन करना पड़ेगा एंड लास्ट में हमारा जो आंसर निकलेगा उसे हमें एक फाइनल एवरेज के रूप में लेना पड़ेगा एंड एवरेजली ही ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि हमारा आंसर एक्यूरेट है या फिर नहीं है। हमारा एक एवरेज आंसर ही निकल सकता है। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं लीस्ट काउंट एरर्स के 3 अलग अलग टाइप्स के बारे में। सो पहला होता है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा होता है रिलेटिव एरर एंड तीसरा होता है परसेंटेज एरर। अब इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। सो एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अब हमने जो मेजरमेंट लिया उसमें जो वैल्यू आया एंड ट्रू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आती है इससे हम लोग एब्सोल्यूट एरर कह सकते हैं, जो कि एब्सोल्यूटली जो एक्चुअल वैल्यू है उससे डिफरेंट होती है। फिर आती है रिलेटिव एरर्स। सो द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर्स टू द मीन वैल्यू ऑफ मीन क्वांटिटी मेजर्ड। हमने जो मीन क्वांटिटी मेजर की है एंड हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है उसके बीच के डिफरेंसेस को हम लोग रिलेटिव एरर कहते हैं। वहीं बात करें परसेंटेज एरर की, सो इट इज़ द रिलेटिव एरर इन टर्म ऑफ परसेंटेज। जब हम रिलेटिव एरर को निकालते हैं एंड उसे एज अ परसेंटेज यूज़ करते हैं, उसका जब हम परसेंटेज निकाल लेते हैं सो उसे ही हम परसेंटेज एरर कहते हैं। जब हम रिलेटिव एरर का परसेंटेज निकाल करके अगर उसका फाइनल सोल्यूशन निकालते हैं सो ऐसे सिचुएशन में जो एरर आती है उससे हम लोग परसेंटेज एरर कहते हैं। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।